हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के पोएट्री सेक्शन की बातें करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे 12th क्लास के सिलेबस के बारे में, सिलेबस में मौजूद जो कंटेंट्स है उसके बारे में। दोस्तों, उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रोज सेक्शन में हमें 11 चैप्टर्स और पोएट्री सेक्शन में हमें 10 चैप्टर्स का अध्ययन करना है। दोस्तों, तो आज सर्वप्रथम हम लोग चलेंगे और देखेंगे पोएट्री सेक्शन को। पोएट्री सेक्शन में मौजूद जो 10 पोम्स है उसमें भी जो सबसे शॉर्टेस्ट पोम है के बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे किंग्स या रूलर्स या अरिस्टोक्रेट्स या मल्टी मिलीनियर्स या बिलीनियर्स अपने डियर एंड नियर रिलेटिव्स या लवर्स या बिलव्ड के लिए मेमोरियल्स बनाते हैं या की स्थापना करते हैं, चूँकि उस अभिष्ट व्यक्ति की यादें फ्यूचर में रहे। दोस्तों, क्या आप भी उनके जैसा करना चाहते हैं? जैसे देखिए, ताजमहल को देखिए, शाहजहां बनाए अपने बेगम मुमताज के याद में, जो दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए उदाहरण स्वरूप है। खैर छोड़िए दोस्तों, आप थोड़ा सा रिलीजन की बात करते हैं। मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस या जो जोरस्ट्रियनिज्म को मानने वाले लोग हैं, मतलब पारसी लोग को मानने वाले लोग हैं कि मृत्यु अगर हो तो उसे गड्ढा खोद करके पृथ्वी के अंदर दफना दिया जाता है। उसके बाद जो है बालू, गिट्टी से उसे या ईंट से उसे सीमेंटेड कर दिया जाता है। सीमेंटेड करने के बाद उस पर जो है एक सुर्ख दीवार स्टैंड कर दिया जाता है और उस पर कुछ लिखा हुआ रहता है। उस अभिष्ट व्यक्ति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होता है लिखा हुआ, या लाइफ स्पैन होता है लिखा हुआ, या कुछ लाइन्स ऑफ वर्ड्स होता है उस पर लिखा हुआ। तो क्या आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं एपिटाफ। और आज हम लोग इसी कविता के बारे में बात करेंगे, एपिटाफ के बारे में। दोस्तों, ये कविता बहुत ही शॉर्टेस्ट है, मात्र इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स है। लेकिन इसमें जो हिडन फैक्ट्स है, जो हिडन या कंसील्ड जो कंसेप्शन है, वह बहुत ही वृहत है, वह बहुत ही ब्रॉड है। दोस्तों, हम लोग एपिटाफ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। इनके कवि हैं वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर। अब सबसे पहले एपिटाफ का जो अर्थ होता है, सबसे पहले उसे हम लिखते हैं, ये इंस्क्रिप्शन होता है। एन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेव, यानी कब्र के ऊपर जो सुर्ख दीवार होता है, जो सुर्ख दीवार होता है, और इस दीवार में जो भी लिखा हुआ रहता है बायोग्राफी उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में, इसी को हम लोग कहते हैं एपिटाफ। एपिटाफ। और इसमें जो अंकित है इसे ही कहते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि एपिटाफ क्या होता है। दोस्तों, यह कविता बहुत ही फिलोसफिकल है, बहुत ही फिलोसफाइज किए हैं वाल्टर डे ला मेयर इस कविता में। दोस्तों, इस कविता में दो कॉन्सेप्ट निहित है। एक तो मोर्टालिटी,
मोर्टालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन लाइफ और ट्रांजिएंट ब्यूटी एंड ग्लैमर, ये दो फिलोसफिकल मीनिंग दिए हैं वाल्टर डेला मेयर ने एन एपिटैफ पोम में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं और वो जो कविता है 7 लाइन्स का, उसे हम सर्वप्रथम रिसाइट करते हैं। दोस्तों, Here lies a most beautiful lady, light of a step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. But beauty vanishes, beauty passes, however rare it be. And when I crumble, who will remember this lady of the West Country? दोस्तों, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसमें मौजूद जो हार्ड वर्ड है उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हार्ड वर्ड है वेनिशेस। वेनिशेस तो होता है गायब होना। वेनिशेस मीन्स गायब होना। पास मतलब भी गायब होना या खात्मा होना। रेयर मतलब होता है दुर्लभ। हाउएवर चाहे कितना ही का अर्थ दे रहा है। क्रम्बल मतलब होता है टुकड़ों में विभक्त होना। यहाँ पर है सेंस मरना। यहाँ पर क्या है? सेंस मरना। उसके बाद आपको अब थोड़ा सा ला देखिए। ला यहाँ पर देखिए LAY, ले मतलब होता है पढ़ना या रहना। यहाँ पर हो जाएगा दफन होना। तो ये देख लिए हम लोग इस कविता में मौजूद हार्ड वर्ड्स को। दोस्तों, अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस कविता का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें और इसे प्रेम पूर्वक सुने, प्रेम पूर्वक इसे देखें। आप अपना नोटबुक्स, बुक्स, पेन वगैरह जो भी सामग्री है अध्ययन का वो लेकर के बैठें और प्रेम पूर्वक जो है पढ़ें। दोस्तों, सर्वप्रथम Here lies a most beautiful lady। सबसे पहले देखिए, इस कविता को पढ़ने के पहले या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के पहले थोड़ी सी जानकारी वाल्टर डेला मेयर के बारे में देना चाहते हैं। जैसा कि इस कविता से परिलक्षित होता है, दोस्तों, वाल्टर डेला मेयर एक बहुत ही खूबसूरत महिला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन एक्सीडेंटली या ऑल ऑफ अ सडन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तो टल नहीं सकती है। डेथ जो है वह अनएवॉइडेबल है, जिसे टाला नहीं जा सकता है। लाइफ जो है वह पेरिशेबल है, जिसका अंत निश्चित है, होना ही है। तो दोस्तों, इस पर एक वाक्य, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, इंसान सिर्फ बुलबुला है पानी का, इंसान सिर्फ बुलबुला है पानी का, रोज जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, रोज जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, एक दिन एक कपड़े में ले जाएंगे लोग कंधे बदल बदल कर। तो दोस्तों, मृत्यु अटल है, सत्य है, इसे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है। एक ना एक दिन उसे जाना ही है।
दोस्तों, समय जो होता है वह बहुत ही परिवर्तनशील होता है और समय जो है सभी को उसके पीठ पर लात मार मार कर सीधा करने में सक्षम होता है। तो कहा गया है, मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। जब जब दिन बिगड़े पर होला, केहू रोक न पावे, जब जब दिन बिगड़े पर होला, केहू रोक न पावे, जाने काल खल किस्मत में, जाने काल खल किस्मत में, ई न पता चल पावे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। समय हसावे, समय रोआवे, समय ही नाच नचावे, समय हसावे, समय रोआवे, समय ही नाच नचावे, जानबूझ के ना कोई माली, जानबूझ के ना कोई माली, आपन बगिया जलावे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। बनल के साथी सब केहू होला, बिगड़ पे मुँह घुमावे है, बनल के साथी सब केहू होला, बिगड़ पे मुँह घुमावे, सूरज के डूबते परछाई भी, सूरज के डूबते परछाई भी, आपन साथ छुड़ावे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। तो दोस्तों, ये गीत था, समय के बारे में बताया गया था और पवन सिंह के द्वारा यह गाया गया है। ये बहुत ही फेवरेट है गीत और पवन सिंह भी हैं दोस्तों। तो समय जो है, समय के साथ साथ सभी कुछ बदलते हैं, सभी लोग बदलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग उसी पर बात कर रहे हैं। तो ये जो वाल्टर डेलामेयर साहब हैं, वे एक महिला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन अकस्मात उसकी जो प्रियतमा थी वह मर गई। मरने के बाद वह अशांत रहने लगा और उसे मानसिक व्यथा, एक तड़पन जो है वह सताने लगा और वह रोज दिन उठ करके वे उस महिला जो मर गए हैं, जो कब्र में दफन किए हुए हैं, जिस पर टोम बनाया हुआ है, जो एपिटाफ है, वहाँ जा कर के, वहाँ बैठ कर के उसे, उस एपिटाफ को हृदय से लगा करके और वह बोलते हैं, सोचते हैं कि
हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पर इस कब्र के अंदर जो दफन किया हुआ महिला है, जो प्रेमिका है, जो प्रियतमा है, ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह बहुत ही खूबसूरत महिला की है। अर्थात यहाँ पर अर्थात वो कह रहे हैं कि एपिटाफ के पास जाकर के, कब्र के पास जाकर के वे कह रहे हैं कि यहाँ पर इस कब्र के अंदर जो दफन किया हुआ महिला है वह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कैप्टिवेटिंग है, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और उसके विषय में यहाँ पर जो है, सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर वह कॉन्सेप्ट दे रहे हैं मोर्टालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ का, मोर्टालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ का, और ट्रांजिएंट ब्यूटी एंड, अभी तो ये नहीं, मोर्टालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में बात किए हैं यहाँ पर कि ह्यूमन लाइफ एक ना एक दिन मोर्टालिटी को प्राप्त करते हैं, वह एक ना एक दिन इस दुनिया से अलविदा हो ही जाते हैं। अब उसके विषय में वाल्टर डे ला मेयर दूसरी लाइन में कहते हैं कि लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी, उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उसमें दो क्वालिटी मौजूद था, एक लाइट ऑफ ए स्टेप और एक लाइट ऑफ हार्ट। इसे हम थोड़ा सा बृहत रूप से समझाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए इस लाइन में कवि ने एम्बिग्यूटी AMBIGUITY एम्बिग्यूटी का इस्तेमाल किए हैं। अब देखिए एम्बिग्यूटी क्या होता है, तो ये एक पोएटिकल डिवाइस होता है, एक पोएटिकल डिवाइस होता है, और इसका जो यूज है किया जाता है, यानी विच इज used to suggest more than one meaning। अर्थात एम्बिग्यूटी जो है एक पोएटिकल डिवाइस है जिससे एक से अधिक मीनिंग को सजेस्ट किया जाता है, से मीनिंग निकाला जाता है। अब देखिए लाइट ऑफ स्टेप, पहले लीजिए लाइट ऑफ स्टेप, और दूसरा है लाइट ऑफ हार्ट। अब देखिए लाइट ऑफ स्टेप का यहाँ पर ये तो एम्बिग्यूटी का इसमें प्रयोग किए हैं, तो इसका दो अर्थ होगा। सबसे पहले कि सी वॉक्ड निम्ली एंड ग्रेसफुली, अर्थात वह चंचल थी, चंचलता के साथ चलती थी, या सुंदर ढंग से चला करती थी। या एक और अर्थ हो सकता है कि सी was in the habit of moving, she was in the habit of moving here and there। अब देखिए दो मीनिंग हो सकता है, एक तो चंचलता या सुंदर ढंग से चलने
के बारे में लाइट ऑफ स्टेप हो सकता है, या वह इधर उधर घूमने में ज़्यादा रुचि रखा करती थी। तो यहाँ पर भी सुंदर ढंग से चला करती थी और यहाँ पर जो है बिना उद्देश्य के इधर उधर वह घूमा करती थी। दो सेंस हो रहा है। अब देखिए लाइट ऑफ स्टेप में भी दो अर्थ होगा। एक तो हो जाएगा आपका कि शी वाज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहने वाली थी, लाइट हार्टेड की थी, या शी वॉज अ फ्लर्ट, अर्थात नो कमिटमेंट, नो कमिटमेंट, नो कमिटमेंट, अर्थात वह जो थे एक बेवफा किस्म की महिला थी जिसमें कमिटमेंट नहीं था। तो यहाँ देख लिए कि यहाँ पर कवि जो है वह एम्बिग्यूटी का प्रयोग किए हैं। अब देखिए दोनों अर्थ, इसमें भी दोनों अर्थ को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं कि यहाँ हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर इस कब्र के अंदर जो दफन की हुई महिला है वह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और उसकी विशेषता बता रहे हैं लाइट ऑफ स्टेप कह करके और लाइट ऑफ हार्ट कह करके। वह विशेषता बता रहे हैं कि वह लाइट ऑफ स्टेप थी, अर्थात वह सुंदरतम ढंग से चला करती थी, या इधर उधर घूमने का उसे बहुत ही शौक था। और दूसरा कि वह बहुत खुशमिजाज किस्म की थी, और दूसरा वह बेवफा किस्म की भी थी जिसके पास कमिटमेंट नहीं था। चलिए ये देख लिए आप दो लाइन। तीसरा है कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ, मेरे मन में है कि वह सबसे सुंदर महिला है, सुंदर महिला थी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, और इसके जैसा सुंदर महिला पूरे वेस्ट कंट्री में नहीं था। वेस्ट कंट्री कहे तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड एट्सेट्रा, कह रहे हैं कि पूरे वेस्ट कंट्री में जो है इसके जैसा सुंदर महिला कोई दूसरा नहीं था। अब यहाँ पर फिर वही बात जो है कर रहे हैं, यहाँ पर जो एग्जैजरेशन का प्रयोग किए हैं, एम्फेसिस दिए हैं ब्यूटी पर, यहाँ पर हाइपरबोली का प्रयोग किए हैं कि ज़्यादा बताना चाहते हैं इसके ब्यूटीफुलनेस के बारे में। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन चलिए, बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस, लेकिन जो सुंदरता है वह गायब होने वाली वस्तु है, वह गायब हो जाती है, वह खत्म हो जाती है, वह समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले चलते हैं ब्यूटी वेनिसेस। ब्यूटी वेनिसेस का अर्थ हो सकता है, पहला तो फिजिकल ब्यूटी से संबंधित है, फिजिकल ब्यूटी से, और यहाँ ब्यूटी पासेस को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है पर बात कर रहे हैं, या एस्पेक्ट पर जो है वह बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कभी ट्रांजिएंट ब्यूटी पर बात किए हैं, सुंदरता जो जिसमें क्षण भंगुरता होता है उसके विषय में बात कर रहे हैं। ब्यूटी या ग्लैमर वह कुछ क्षणिक होता है, जैसे पानी के बुलबुले होते हैं। तो यहाँ पर कभी फिलोसफिकल मीनिंग दे रहे हैं, ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं कि भले ही वह महिला बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी थी, वह चंचल थी और बहुत ही खुशमिजाज टाइप की थी, वह अच्छे ढंग से चला करती थी, या वह बेवफा किस्म की थी, भले ही कुछ भी हो, लेकिन वह सबसे खूबसूरत महिला थी और इसके जैसा सुंदर महिला पूरे वेस्ट कंट्री में नहीं थी। फिर कभी जो है फिलोसफिकल सेंस दिए हैं ब्यूटी के बारे में कि ब्यूटी जो है वह वेनिश कर जाता है, ब्यूटी जो है वह गायब हो जाती है, और ब्यूटी जो है वह उसका खात्मा हो जाया करता है।
हाउएवर रेयर इट बी, चाहे वह ब्यूटी कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, चाहे वह ब्यूटी कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, अतुल्य क्यों ना हो, लेकिन उसका खात्मा निश्चित है। तो यहाँ पर फिजिकल ब्यूटी के बारे में बात किया जा रहा है और यहाँ पर ब्यूटी पासेस मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर फिजिकल ब्यूटी सचमुच में तो गायब होने वाली वस्तु है, वेनिसेस होने वाली वस्तु है। इस पर विलियम शेक्सपियर ने अपने सनेट नंबर 65 में लिखे हैं। सबसे पहले 116 पर चलते हैं। 116वां सनेट में लिखे हैं कि सिंस ब्रास नोर स्टोन नोर अर्थ नोर बाउंडलेस सी, since brass nor stone nor earth nor boundless sea, but sad mortality oversways their power, oversways their power. How with this rage, how with this rage shall beauty hold a plea whose actions is no stronger than a flower. ये लाइन्स जो है हम लोग 65th सनेट का लिखे हैं। तो इसमें विलियम शेक्सपियर फिजिकल ब्यूटी के बारे में बात बता रहे हैं। वे कहते हैं कि कोई भी ब्रास मतलब पीतल होता है, कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी माउंटेन्स या यहाँ तक कि अर्थ या अनंत लिमिटलेस समुद्र, कोई भी चीज हो, भले ही उसमें स्ट्रेंथ होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, फॉर्मिडेबल होता है, लेकिन सैड मोर्टेलिटी ओवरस्वेज देयर पावर, लेकिन वो सब खत्म हो सकता है। चाहे वह कोई भी एलिमेंट्स हो, कोई भी माउंटेन्स हो, यहाँ तक कि अर्थ भी, और यहाँ तक कि लिमिटलेस जो सी है वह भले ही स्ट्रेंथ है, उसमें पावर है, उसमें ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन डेथ जो है उसे भी नहीं छोड़ता है, उसे भी समाप्त करने में सक्षम होता है। उसके बाद कहता है कि टाइम के साथ, यहाँ पर जो रेज का मतलब होता है रेवेजेज ऑफ टाइम, यानी टाइम जो है आने पर ये सारे चीज एक समय में खत्म हो सकता है। और ब्यूटी की क्या कहें, सुंदरता की क्या कहें, जो फिजिकली है सुंदरता का को क्या कहें। इस कितना भी हम लोग अनुनय विनय करेंगे समय से, तो समय ब्यूटी को भी छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो ब्यूटी होता है वह फ्लावर से ड्यूरेबल नहीं होता है। कहने का तात्पर्य अर्थात ब्यूटी जो होता है फ्लावर के समान होता है। जिस तरह फ्लावर जर्मिनेट होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स खिलते हैं और फिर अंततः वह डेसिकेट हो जाता है और डेसिकेटेड प्लांट्स जो है वह अंततः फिर मिट्टी में मिल जाता है। उसी तरह एक ब्यूटी होता है जो स्वतः ही समय अनुकूल समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों 65th जो सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, उन्होंने बात किए हैं मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट या एस्पेक्ट की। यहाँ ब्यूटी पासेस, अब हम लोग देखते हैं ब्यूटी वेनिसेस। फिर विलियम शेक्सपियर ने ही
116th सोनेट में लिखे हैं तीसरे क्वाट्रेंस में कि loves no times full thou rosy lips and cheeks within his bending sickles compass come। विलियम शेक्सपियर 116 सनेट में लिखे हैं कि लव्स नो टाइम्स फुल द रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। कि लव जो है वह समय से कंट्रोल्ड नहीं होता है, यानी लव इज नॉट कंट्रोल्ड बाय टाइम। चूंकि लव जो होता है इमोर्टल होता है, वह इमोर्टल होता है, लेकिन जो फिजिकल ब्यूटी है, चाहे वह रेशमी जुल्फें हो या गुलाबी होंठ या गाल हो या नाजुक बदन हो, डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन हो, या कोई भी शारीरिक अंग, वह चाहे लिप्स हो चाहे चिक्स हो, वह समाप्त हो जाता है। कब? तो विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, समय के साथ साथ। तो यहाँ भी मोर्टालिटी ऑफ जो है ब्यूटी को दर्शाया है, यहाँ भी दर्शाया है मोर्टालिटी ऑफ ब्यूटी, यानी यह इसमें जो है ट्रांजिएंट है, ब्यूटी या ग्लैमर जो होता है वो ट्रांजिएंट होता है। विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं। अब देखिए, लेकिन एक कहावत आप लोग सुने होंगे कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ब्यूटी जो है, सुंदरता देखने वाले के आंखों में निहित होता है, अर्थात जिस वस्तु को हम लोग जिस रूप में देखेंगे उसी तरह वह प्रतीत होगा। सकारात्मक ढंग से देखते हैं तो सकारात्मक वस्तु प्रतीत होगा, नकारात्मक रूप से देखते हैं तो वस्तु नकारात्मक प्रतीत होगा। तो दोस्तों, जॉन किट्स जिसे ए पॉइंट ऑफ ब्यूटी कहा गया है, ब्यूटी का कंसेप्शन जो है अलग ही देते हैं। ये कहते हैं, परमानेंस ऑफ ब्यूटी की बात करते हैं। वे एंडीमियन जो उनका एक कविता है उसमें लिखे हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यहाँ पर जो है परमानेंस ऑफ ब्यूटी की बात किए हैं, कह रहे हैं यहाँ पर जो है फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं किए हैं, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की बात किए हैं, यहाँ पर आर्टिस्टिक ब्यूटी की बात किए हैं, यहाँ पर स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात किए हैं। जैसे आप वर्च्यू को लीजिए, जेंटल मैनलीनेस को लीजिए, चाहे आप ह्यूमिनिटी को लीजिए, चाहे आप आर्ट को लीजिए, चाहे म्यूजिक को लीजिए, चाहे आप कैरेक्टर को लीजिए, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। तो ये सारे वस्तु जो है वो हमेशा जॉय देने वाली होती है, अर्थात ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कोई भी स्पिरिचुअल ब्यूटी या इंटेलेक्चुअल ब्यूटी या आपको आर्टिस्टिक ब्यूटी, वो आपको हमेशा जॉय देने वाली होती है। चाहे बुक्स लीजिए, जैसे रिलीजियस बुक्स, यह हमेशा इटरनली जो है आपको जॉय देने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है जॉन किट्स का विलियम शेक्सपियर से हट करके ही है। अब जैसे फिर उन्होंने ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, एक और कविता है उनका, उनमें एक लाइन लिखे हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, अर्थात सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है।
यानी सुंदर ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल लिखे हैं, दैट्स ऑल। यहां पर देखिए, यहां पर भी परमानेंस ऑफ ब्यूटी की बात किए हैं कि जिस भी अभिष्ट व्यक्ति में ब्यूटी है वही क्या है, सत्य है, और जो सत्य है वही उसी में सौंदर्य है। जैसे देखिए भगवान के द्वारा बनाए हुए, जैसे द सन, द मून, स्टार्स, सेवनली बॉडीज, अर्थ, एयर, वाटर, ये सभी क्या है, ये सभी ब्यूटी है और ये ट्रुथ है, सत्य है, और सत्य ही वो सुंदर होता है। दोस्तों ये तो बात की है ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न में। अब इन्हीं के एक और पोम है हार्ट रन, उसमें लिखे हैं इट्स द इटर्नल लॉ, द फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट। यानी जिस भी वस्तु में यह एकदम सर्वाधिक सत्य है, चिरंतन एक कानून है, नियम है कि जिसमें ब्यूटी होता है उसमें माइट होता है, ताकत होता है। फिर लास्ट में उन्होंने ब्यूटी को वाइडन करते हुए वो कहा है कि whatever the imagination seizes is beauty। अर्थात उन्होंने कहा कि जितना भी थिंग्स हैं सभी में ब्यूटी है, या जहां भी मेरा इमेजिनेशन रुकता है समझ लीजिए कि वही क्या है, ब्यूटी है, उसी में क्या है, सौंदर्य है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ब्यूटी वेनिसेस होता है, ब्यूटी पासेस होता है, चाहे कितना ही यह दुर्लभ क्यों न हो और तुल्य क्यों न हो। अब यहाँ पर एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कहता है कि चलो भाई ये इतना तो ठीक है, चलो, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरे जीवन का दीप बुझ जाएगा, मैं कब्र के अंदर तुम्हारे ही जैसे अंदर दफन हो जाऊंगा, या मैं टुकड़ों में विभक्त होकर इस मिट्टी में समाहित हो जाऊंगा, तो हु विल रिमेंबर यू, तो तुम्हें याद कौन करेगा, तो तुम्हें याद कौन करेगा, ओ लेडी वेस्ट कंट्री की, ओ लेडी वेस्ट कंट्री की, यानी पश्चिमी देश की ओ महिला, मैं भी मर जाऊंगा तो तुम्हें याद कौन करेगा। चूंकि मरने के बाद याद किया जाता है जिसके गुड डीड्स हो, जो अच्छे कर्म किए हैं वही याद किए जाते हैं, वही याद किए जाते हैं। अर्थात जब मैं भी मर जाऊंगा तो तुम्हें याद करने वाला कौन होगा, ओ लेडी वेस्ट कंट्री की। तो यहाँ पर वाल्टर डेलामेर सक्सेसफुली फिलोसफिकली ट्रांजिएंट ब्यूटी और ग्लैमर की बात किए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मोर्टेलिटी ऑफ फीमेल लाइफ की बात किए हैं। ये पूरी कविता आयरोनिकल है। ये अब देखिए, कवि जो है वाल्टर डेलामेर खूबसूरत महिला से प्रेम करते हैं, लेकिन वह मर जाती है। वह प्रयास भी करते हैं उसे बचाने का, लेकिन वो नहीं बचती है। तो ये क्या है, विधि का तो विडंबना है, ये आयरनी ऑफ फेट है, लाइफ है दोस्तों। इसीलिए आप कर्म को प्रधानता दें, अच्छे कर्म करें, ताकि आपको भी नेक्स्ट जनरेशन, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपको याद रखें। जैसे स्वामी विवेकानंद चले गए, लेकिन उन्हें कोई भूल सकते हैं? जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका रिकॉग्निशन, उसका जो फेम है, उनका जो वक्तव्य है, उनका जो कंसेप्शन है, उनका जो स्टेचर है,
उनका जो अपीयरेंस है वह सभी के हृदयों पर रहेगा, सभी के मनस्पटल पर अंकित रहेगा। इसलिए दोस्तों कर्म अच्छा करें, चूंकि कर्म ही प्रधान है, आपको इसी से ख्याति मिलने वाली है। तो दोस्तों आप देख लिए कि एनेपिटाफ जो है वह मात्र 7 लाइन्स का है, लेकिन कितना फिलोसफिकल मीनिंग से सुसज्जित है यह कविता। तो दोस्तों आज रहा मेरा कविता एन एपिटाफ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम देखेंगे एन एपिटाफ में मौजूद जो क्वेश्चंस है उसका आंसर्स। तब तक के लिए धन्यवाद। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread on you.